गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पिछला जो लेक्चर कराया था उससे आगे शुरू करने जा रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हमने कर लिया था सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का टॉपिक कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी ये 3 टॉपिक कर लिए थे। अभी हम इससे आगे एचसीपी का करेंगे और एचसीपी के अंदर सिर्फ वही सारी चीज़ें हैं। इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर या कोऑर्डिनेशन नंबर है, डिस्टेंस कितनी है, सेकंड थर्ड नियरेस्ट नेबर और एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, वही सब चीज़ें हैं वो कैलकुलेट करने वाले हैं। आज एक वीडियो जो डाल रहे हैं वो सिर्फ एचसीपी की डाल रहे हैं, उसके बाद डायमंड क्यूबिक और NaCl स्ट्रक्चर है, सीजियम क्लोराइड है, उनकी डालेंगे। तो एचसीपी स्ट्रक्चर है वो सिंपली आप देखोगे कि हमारे पास जैसे एक कोई भी हमारे पास स्पीयर है, उसके साथ दूसरा स्पीयर टच करके रख दें, फिर तीसरा रख दें, इस टाइप से एक रो में। जैसे हलवाई अपनी परात के अंदर लड्डू रख लेता है, उस टाइप से अरेंज हैं ये सब। यहाँ से सारे जैसे एटम्स हैं वो रखे हुए हैं, उसके बाद जो वॉइड बनेंगे वहाँ पे एटम्स रखे जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट है, उसके साथ वॉइड था, मैंने वहाँ पे रख दिया, फिर ये वॉइड था यहाँ पे रख दिया, ये जगह बनी यहाँ पे रख दिया। ये मेरी फर्स्ट लेयर होगी। फर्स्ट लेयर हमारी होगी ये वाली, जिसको मैंने ए से डिनोट कर दिया कि ये ए लेयर है। अब बी लेयर जो आएगी वो जितने भी वॉइड्स ऊपर बन रहे हैं, आप यहाँ पे देखोगे कोई भी एटम आप लोगे, पहले बता के चले थे कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर यूनिट सेल है, वो कहीं से भी देखेंगे तो आइडेंटिकल पोजीशंस दिखेंगी, हमारे को एक जैसा सीन दिखेगा। यहाँ से अगर देखें, इसको मैं सेंट्रल एटम मान लेता हूँ इसको, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एटम इसको टच कर रहे हैं। यहाँ इसको मान लोगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि कोई भी एटम हम लेंगे तो उसको 6 एटम नियर बाई आसपास के हैं वो टच करते हुए आपको एक प्लेन के ऊपर दिखेंगे। जब हम इसके ऊपर जैसे हलवाई रखता है तो ऊपर लड्डू रखना शुरू कर देंगे। ऊपर जब लड्डू रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे हमने एक यहाँ पे रख दिया, जो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ ये वाला। अब यहाँ पे आधा वॉइड इसने कवर कर लिया है तो यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, बल्कि यहाँ पे रखा जाएगा। उससे अगला है वो यहाँ पे ये वॉइड आधा कवर कर लिया है, इसलिए यहाँ पे रखा जाएगा। और ये तीनों एटम्स की जो लेयर बनेगी, ये सब भी ऐसे ही जैसे नीचे की लेयर है वैसे ही ऊपर की एक लेयर तैयार हो जाएगी, और इसको हम बी लेयर बोल देंगे, जो कि ये बी लेयर होगी। यहाँ पे बी लेयर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेंट्रल एटम मैं इसको लेके चल रहा हूँ। इस एटम को 6 एटम यहाँ के टच कर रहे हैं, नीचे वाले इसी के प्लेन के अंदर, जबकि 3 एटम बी लेयर के टच कर रहे हैं जो इसके ऊपर रखे हुए हैं। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर ए बी लेयर है, ए बी स्ट्रक्चर है, तो ए बी स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट लेयर है वो ए टाइप की आएगी जिसके अंदर 6 एटम आपस में टच कर रहे हैं सेंट्रल एटम से। उसके बाद 3 एटम इसके ऊपर जो रखे हुए हैं वो टच कर रहे हैं। फिर से हमारे पास ए लेयर आ जाएगी। ए बी लेयर का मतलब है कि हमारे पास 6 एटम फर्स्ट लेयर जो बनाई है वो आएगी, उसके बाद सेकंड लेयर जो बनाई है वो आएगी, उसके बाद फिर से फर्स्ट लेयर आ जाएगी। अब हमारे पास इस टाइप से लेयर आती रहेंगी। अब इसी को मैंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम था जो कि मैंने बीच में रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ पे लाई कर रहे हो। उसके बाद 6 एटम इसके चारों तरफ जो टच थे वो मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर कैसे दिखाई, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। जब मैं इन 6 को टच करूँगा, मैं अगर ऊपर वालों को हटा दूँ तो यही स्ट्रक्चर मैं अगर यहाँ पे बनाना चाहूँ इसको सेंट्रल मान के, तो क्या करेंगे, एक एटम ये हो जाएगा इसका जो इससे टच कर रहा है, और एक एटम ये हो जाएगा जो इसको टच कर रहा है। अब इसको टच करने वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एटम हो जाएंगे। यहाँ से सब के सेंटर अगर मैं मिला दूँ, यहाँ से इसका सेंटर मिला दिया, इसका सेंटर है वो मिला दिया, इसका मिला दिया, इसका मिला दिया, इसका मिला दिया और ये मिला दिया, तो एक रेगुलर हेक्सागन है वो बन जाएगा। तो एचसीपी है वो क्या है, इसके जो ऊपर का पार्ट है यूनिट सेल का ऊपर का सरफेस है वो हमारे पास एक हेक्सागन है। अब
यहाँ से ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है वो मैंने ऐसे शो कर दिया। ये हमारे पास मान लिया ए लेयर है, उसके बाद जो बी लेयर मैंने अरेंज की थी उसको मैंने यहाँ से दिखा दिया, ये बी लेयर है। अब हमारे पास ए बी फिर से ए लेयर, इससे नीचे देखोगे तो फिर से ए लेयर आ जाएगी, सॉरी बी लेयर आ जाएगी। ऐसे ही ऊपर देखोगे तो बी लेयर, उसके बाद फिर ए लेयर। मैंने एक सिंगल यूनिट सेल बनाई है। ये एक यूनिट सेल के अंदर हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। पहले ए लेयर, ये वाला आइटम है, ये रहा। उसके बाद 6 आइटम इसके चारों तरफ ये दिख रहे हैं। उसके बाद बी लेयर है, यहाँ पे 3 आइटम, इनके जो वॉइड्स बन के आए थे, हमारे बीच में फ्री स्पेस बन के आया था उसके अंदर है, तो ये 3 हमारे ये वॉइड हो गए। उसके बाद फिर से ए लेयर आई तो 6 हैं, वो नीचे दिखाई दे रहे हैं आपको। अब हमारा फर्स्ट टास्क क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कैलकुलेट करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। हेक्सागन बना लेता हूँ मैं, पहले इस सरफेस के ऊपर कैलकुलेट करूँगा, फिर इस पे, फिर इस पे। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम देखेंगे तो ये हमारे पास हेक्सागन है, कंप्लीट हेक्सागन है। तो इसके अंदर हमारा एक एंगल रहा होगा 120 डिग्री का, ये एंगल 120 डिग्री का रहा होगा, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का, और यहाँ पे जो एंगल रह रहा है वो 120 का, यानी कंट्रीब्यूशन हमारा हो गया 1/3 का। 360 बाई 120 के हिसाब से 1/3 का कंट्रीब्यूशन हो गया एक एटम का, 1/3 का हो गया। 1/3 इसका, 1/3 इसका, 1/3 इसका, 1/3 इसका, 1/3, क्योंकि सबके एंगल हैं वो 120 डिग्री हैं। बट यहाँ का आप देखोगे तो ये एक फेस बन रहा है फ्लैट, और इस फेस की वजह से ऊपर वाले में भी कंट्रीब्यूशन है इनका और नीचे वाले में भी है। फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारे पास हाफ 1/2 का होता है। 1/2 का करेंगे तो इनका जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 1/3, और इसका आधा कर देंगे तो 1/2, यानी कि 1/6। कॉर्नर के ऊपर जितने भी एटम हैं 1 2 3 4 5 6, इन सब का कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास 1/6 का हो जाएगा। 1/6 के हिसाब से हमारे पास कितना हो गया 1/6 × 6, एक एटम हमारे पास हो गया 1/6 × 6, तो एक एटम तो ये वाला हो गया। अब ये हेक्सागन के बीच में आ रहा है, ये कंप्लीट एटम आ रहा है, फेस के ऊपर है, फेस के ऊपर है तो आधा एटम नीचे होगा और आधा एटम ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका कंट्रीब्यूशन हो गया हाफ का, तो यहाँ से हमारे पास प्लस इसमें आ गया हाफ। तो हमारे पास इस फेस की वजह से, जो ए फेस बोल रहे थे हम, ए लेयर, इस ए लेयर की वजह से आ गया 1/6 × 6 प्लस हाफ, यानी कि 1.5 एटम आ गया 3/2। तो यहाँ से हमारे पास, जब मैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम लिख रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ 1/6 × 6 प्लस हाफ, और ये कंट्रीब्यूशन है ए लेयर की वजह से, एक सिंपली एक ऊपर वाले से। 3 एटम ये हैं, ये हमारे मिड में है, यूनिट सेल के बीचों बीच है, 3 एटम रखे हुए हैं, और तीनों के तीनों एटम कंप्लीट आएंगे। तो प्लस इसके अंदर मैं 3 कर देता हूँ, +3 हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये लेयर आई, ये और ये कंट्रीब्यूशन सेम होगा, कंट्रीब्यूशन सेम होगा तो फिर से मैं इन दोनों का एक जैसा ही ले लेता हूँ। तो मैं इसको 2 बार आ रही है तो इसका ट्वाइस कर देता हूँ, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए 1.5, और 1.5 यहाँ से 3 और 3 बीच में, टोटल हमारे पास 6 एटम हो जाएंगे। ये हमारे पास 6 नंबर ऑफ एटम्स हो गए। तो यहाँ पे HCP के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमारे पास 6 के बराबर हो जाएंगे। अब हमारे पास फर्स्ट नियरेस्ट नेबर या कोऑर्डिनेशन की बात आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमारे टच कर रहे होंगे आपस में, वही इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है या फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है। यहाँ से अगर देखोगे सेंट्रल एटम ये है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तो एक प्लेन के अंदर टच कर रहे हैं। जबकि ऊपर वाली लेयर के अंदर जो वॉइड्स के अंदर हैं वो 3 एटम आए हुए हैं, 3 ये टच कर रहे हैं इसको। वहीं अगर नीचे की लेयर भी देखोगे इसकी, अभी तो A है, फिर B है, फिर A आई होगी। यहाँ पे A है तो ऊपर B है तो नीचे भी B रही होगी। यूनिफॉर्म क्रिस्टल लेते हैं तो जैसे यहाँ पे देखें तो A लेयर है, नीचे B आई है, तो इसके ऊपर फिर से B आई होगी।
तो यहाँ से 3 एटम यहाँ टच कर रहे हैं और 6 एटम इस लेयर के और 3 एटम बी लेयर के इसके नीचे से भी टच कर रहे होंगे। तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 12 एटम्स। 12 एटम्स हैं, ये हमारे पास टोटल 12 एटम्स हो जाएंगे। 12 एटम का एक स्ट्रक्चर आप पहले भी देख चुके हो, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर या फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हैं वो हमारे पास 12 के बराबर थे, जो कि आपका FCC स्ट्रक्चर था, क्लोज पैक स्ट्रक्चर था और पैकिंग फ्रैक्शन था उसका 74%। यहाँ से डिस्टेंस अगर देखोगे तो डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगी, जो लैटिस पैरामीटर है अपना वो A के बराबर मान लेता हूँ। ये लैटिस पैरामीटर है और इसको मैं A के बराबर मान लेता हूँ, तो सारी साइड A के बराबर हो जाएंगी। ये जो आपकी बनी है इसमें सब साइड हैं वो A के बराबर हो जाएंगी हेक्सागन के अंदर। तो यहाँ से डिस्टेंस को अगर मैं लिखूँगा तो हमारी सारी की सारी डिस्टेंस किसके बराबर हैं, A के बराबर हैं। और इस A के अंदर कितने आ गई, 2R डिस्टेंस है वो आई हुई है। R रेडियस इसकी है और R रेडियस इसकी है। या फिर यहाँ से देखेंगे तो R रेडियस यहाँ दिखा सकते हैं हम, R रेडियस ये, R रेडियस ये, और टोटल जो साइड है वो A के बराबर है। तो A = 2R के बराबर है। यहाँ से हमारे पास ये कह सकते हैं कि R है ये किसके बराबर हो जाएगी, A/2 के बराबर आ जाएगी। इसको मैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जब निकालूंगा तो यूज करूँगा, इसका ध्यान रखना है। सेकेंड नियरेस्ट नेबर देखेंगे, ये अगर एटम है तो 6 एटम ये वाले टच कर रहे हैं इसको और 3 ये, जबकि 3 ऊपर जो इसी टाइप के आए होंगे वो भी इसको टच कर रहे हैं। ये 12 एटम तो टचिंग वाले हो गए। अब हमारे पास इसके बाद नंबर आता है, उनमें एक तो ये नंबर हैं, ये एटम्स हैं या फिर ये एटम है। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये नज़दीक होगी, क्योंकि यहाँ से अगर डिस्टेंस लेंगे तो ये ओब्लिक डिस्टेंस है, तिरछे वाली डिस्टेंस है ये, जबकि स्ट्रेट लाइन है वो सीधी होनी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन पाथ है हमारे पास वो ये वाला हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस बनेगी ये हमारे पास सेकेंड नियरेस्ट नेबर हो जाएगा। इस यूनिट सेल के अंदर एक है सेकेंड नियरेस्ट नेबर, जबकि अगर ऊपर वाले में जाएंगे तो एक यूनिट सेल और आएगी और वहाँ पे एक नियरेस्ट नेबर और हो जाएगा। यानी कि सेकेंड नियरेस्ट नेबर हैं वो हमारे पास 2 के बराबर हो जाएंगे। सेकेंड नियरेस्ट नेबर है ये हमारे पास 2 के बराबर हो गए। और डिस्टेंस है वो C के बराबर मान लेता हूँ मैं। C क्या है, C यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है। स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, आपको याद होनी चाहिए। और ये होती है √8/3 C के बराबर, 8/3 A के बराबर है। ये जो डिस्टेंस होती है ये हमारी इतने के बराबर हो जाएगी, √8/3 A के बराबर, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस। तो यानी कि सेकेंड नियरेस्ट नेबर है जो ये हमारी किस डिस्टेंस पे होगा, C के बराबर, यानी कि √8/3 A के बराबर हो जाएगा। थर्ड नियरेस्ट नेबर कौन से हो जाएंगे, थर्ड नियरेस्ट नेबर ये ओब्लिक डिस्टेंस वाले हो जाएंगे। ये फिर से कितने हैं, यहाँ से अगर देख रहे हैं तो 6 ये नीचे वाले हो गए और 6 ऊपर वाली सेल है उसके अंदर हो जाएंगे, टोटल 12 हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ और एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हमने देख लिए हैं 12 के बराबर है, डिस्टेंस हमने देख लिया है A/2 के बराबर है, R = A/2। तो यहाँ से थर्ड नियरेस्ट नेबर है वो हमने देख लिए हैं 12 के बराबर है। सेकेंड नियरेस्ट नेबर है वो 2 के बराबर है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है वो 6 के बराबर है। अब यहाँ से देखो हमारे पास ये एक रेगुलर हेक्सागन बन रहा है। हेक्सागन बन रहा है तो मैं क्या करूँगा, जैसे सिलेंडर के अंदर करते हैं, इसका एक वॉल्यूम कैलकुलेट करूँगा। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन अगर आप देखेंगे तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम कवर्ड बाई एटम्स और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दोनों का वॉल्यूम देखेंगे। तो यहाँ से एटम्स ने जो कवर किया है वो अगर कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स का वॉल्यूम कितना आएगा, 6 के बराबर एटम है। एक का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। r³ करेंगे तो r किसके बराबर था, A/2 के बराबर था। यानी कि हमारे पास r³ करेंगे तो कितना हो जाएगा, A³ / 8 के बराबर।
डायरेक्टली। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 यानी कि पाई ए क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम कवर्ड बाई एटम्स। अब हमारे को इससे आगे कैलकुलेट करना होता है वॉल्यूम कवर्ड बाई यूनिट सेल। यूनिट सेल का अगर करेंगे तो देखो ये एक HCP स्ट्रक्चर है, तो एक रेगुलर हेक्सागन बन रही है। हेक्सागन के अंदर आप देखोगे जब मैंने इनको मिला दिया आपस में तो 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, क्योंकि ये भी साइड ए के बराबर होगी और ये भी साइड ए है, ये भी ए है, सारी ए के बराबर हैं। तो हमारे पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, वो बन गई हैं। अब इनका एरिया अगर ऊपर के सरफेस का कैलकुलेट करूँगा मैं, तो इसमें एरिया हमारे पास हो जाएगा, इसमें मैं नीचे हेडिंग डाल लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैंने पहले ही 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4 और ए स्क्वायर, यही होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। अब हमारा ऊपर का जो एरिया है वो तो आ गया, इस सरफेस का एरिया आ गया। अब हाइट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, और हाइट कितनी है √8/3 ए के बराबर। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल कर दिया मैंने, 2 से 3 पे गया और 2 से ये 2√2 बनेगा, तो हमारे पास आ गया 3√2 ए क्यूब के बराबर। ठीक है। अब यहाँ से हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन APF की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। APF की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एटम्स हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, पाई ए क्यूब के बराबर है, डिवाइड बाई यहाँ पे यूनिट सेल का वॉल्यूम 3√2 और ए क्यूब, ये हमने कर दिया कैंसिल, पाई बाई 3√2 इसके बराबर हो गया। और ये वैल्यू पहले भी आप कैलकुलेट कर चुके हो, ये हमारी 74% आई थी, और किस केस में आई थी, FCC के केस में 0.74 आएगी, जिसको मैंने परसेंटेज में कैलकुलेट किया तो 74% हो जाएगी। ये हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, उसका कंप्लीट डिटेल है ये उसकी। इसके अलावा आप देखोगे कि 74% जब आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि 74% जब पैकिंग आएगी तो उस केस में हम बोल रहे हैं कि वो हमारे पास क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। तो इस टाइप से हमारे पास हेक्सागोनल और FCC स्ट्रक्चर है वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, जबकि BCC और सिंपल क्यूबिक हैं वो लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर हैं। थैंक यू। आगे का लेक्चर